गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर ध्रुव तब तक आस्था के पास पहुंच चुका था और उसने आस्था को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, घबराने कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगी। इधर ध्रुव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। अरमान भाई, ये क्या देखो। वहीं दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही पाए थे, ये देखकर उनकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। दादाजी को देखो। दादाजी। जैसे ही अरमान ने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखी तो उसने जल्दी से ध्रुव को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। दादाजी। वहीं अरमान और बाकी सब जब दादाजी को लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नजर आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखा। दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आस्था। तुम्हें इस बात का हर जाना तो हर हाल में भुगतना होगा। जल्दी ही वो सब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहीं इधर घर पर उन सबके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आया। होश आते ही आस्था के कानों में सन्नाटा चुभने लगा। उसने भारी सर के साथ पूरे घर में आवाज लगाई, दादाजी, दादाजी, आहान जी, कोई है? मैम। आप कौन है और आप मेरा रास्ता ऐसे कैसे रोक रहे हैं? मैम, मैं देव हूँ और अभी घर में कोई नहीं है और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं। कोई नहीं है मतलब? अभी तो सब यहीं थे ना। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। माफ कीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान सर के परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आस्था की जिद के आगे देव को झुकना पड़ा। वो आस्था को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में माहौल बेहद खराब था। ध्रुव वार्ड से बाहर निकला। अरमान ब्रो, दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दूसरा हार्ट अटैक आया। अगर उन्हें जरा सा भी स्ट्रेस दिया तो शायद हम उन्हें जान से खो दें। मेरे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले। सच्चाई यही है अरमान भाई, हमेशा आपकी जिद और गुस्से की वजह से उनकी जान पर बनाती है। आप भी नहीं मानेंगे ये बात। छोड़ो उसे। अरमान के दोस्त आकाश और सुमित ने बीच बचाव कर ध्रुव को छुड़ाया। अरमान टूट चुका था। वो अकेले में जाकर दीवार से सट कर खड़ा हो गया। वो अभी सोच में डूबा ही था कि तभी गैलरी के दूसरे छोर से आस्था दौड़ती हुई आई और मुड़ते ही वो अरमान से जा टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने आग की तरह गरम अरमान सिंघानिया खड़ा था। माँ क्या कर रही? मैं दादाजी से दादाजी को मौत के मुंह में धकेलने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत, तमाशा करने आ गई। आस्था थर थर कांप रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो इतना पत्थर दिल होगा। मुझे दादाजी से मिलने दीजिए प्लीज। दादाजी का नाम ना अपनी जुबान पे भी मत लेके आना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम इतनी ये खूबसूरती का जाल फैला के मेरे परिवार को अपने वश में कर लोगी तो गलत फहमी में हो। अपनी इस खूबसूरती का जाल कहीं और पे फैलानी मुझ पे काम नहीं करेगा। आस्था कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस कर रह गए। तभी पीछे से देव की आवाज आई, बॉस, दादाजी को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहता। अरमान ने झटके से आस्था का हाथ छोड़ा और दादाजी से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चला गया। अरमान जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचा, अरमान बेटा, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आस्था इस घर की बहू है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। दादाजी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरमान भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी बाहर ही खड़ी हुई। क्या भाभी? भाभी नहीं है तेरी वो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तभी दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा उभरा। बेटा, आस्था बाहर खड़ी है। देखो बेटा, अगर तुम हमारी बहू को अंदर नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुमसे अपने
चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लूंगा। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लेकर आओ। अरमान भाई होश में आइए। दादाजी अब आस्था भाभी से जुड़ चुके हैं। अगर आप उन्हें जुदा करेंगे, इस स्ट्रेस में उनकी जान भी जा सकती है। आप वाकई अपने गुस्से के लिए उनकी जान का सौदा करेंगे? कम से कम एक बार प्लीज इंसान होने का नाटक करो। अगर ये लड़की दादाजी को ठीक रख सकती है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही मेरे घर की सबसे कमजोर कड़ी पे कब्जा कर लिया। जब तक दादाजी इस हॉस्पिटल में है ना, तुम्हें मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। और अगर एक भी आंसू गिरा ना, तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। लियो, ठीक करो अपना और अंदर चलो। आस्था ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने आंसू पोंछे और अरमान के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। दादाजी ने मुस्कुराकर आस्था का हाथ पकड़ा। वहीं अरमान एक कोने में खड़ा दादाजी और आस्था को देख रहा था। ये क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? कुछ ही घंटों में सबको अपना गुलाम बना लिया इस लड़की ने। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे आकाश, क्या तुझे द ग्रेट ध्रुव के इलाज में शक है क्या? अरे बिल्कुल नहीं। भाभी एकदम फिट है। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बेहतर हूँ। ध्रुव जी, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, दादाजी को जल्दी ठीक करके घर भेज दीजिए ना। अरे भाभी आप फिक्र ना कीजिए, बस रिपोर्ट आने में 2-3 घंटे बाकी है। तब तक आप अरमान भाई के साथ घर पे जाके रेस्ट कीजिए। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए। आस्था, ध्रुव सही कह रहा है। और अगर तुम बीमार हो गई तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? चलो घर चले। क्या तूने भी सुना जो मैंने सुना? क्या हो गया भाई को? है भाभी का जादू चल गया। हे भगवान, प्लीज आज इस मॉन्स्टर से बचा दो। आपको पक्का 101 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज आज बचा लो। गाड़ी मेंशन पहुंचते ही अरमान बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अंदर चला गया। वहीं देव ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोला। देव भैया, क्या आप बता सकते हैं कि बाकी सब कब तक आएंगे? फिक्र मत कीजिए, वो लोग 3 घंटे में आ जाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए हो, मैं यही हूँ, बताइएगा। देव समझ गया था कि आस्था अरमान के साथ अकेले रहने से मौत की तरह डर रही थी। आस्था ने भारी मन से मेंशन के अंदर कदम रखा कि तभी एक नौकर ने आकर उसे और डरा दिया। मैम, आपको सर ने रूम में बुलाया। ये सुनते ही आस्था का गला सूख गया और खुद को उस कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी जहां एक दिन पहले उस पर गोली चली थी। उसने अपनी नानी को याद किया और अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर वो अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर जाने से हिचकिचाई, कमरे के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। अब क्या सारी रात वहीं खड़ी रहोगी या मैं लेने आऊं? अंदर आओ। आस्था घबराकर अंदर चली गई। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। सोफे पर बैठे अरमान की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। आज से इस घर में तुम्हारा काम दादाजी का ख्याल रखना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक केयर टेकर और सिर्फ एक नौकर की होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात दादाजी को और मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो।
आस्था को अरमान का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, मेरे सामने जितने बहाने हैं बहा लो, लेकिन यही आंसू दादाजी के सामने और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी टपकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में लोग मुझे इतना प्यार करते थे, फिर इस अनजान आदमी को मुझसे इतनी नफरत क्यों? अपना सामान लेके इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस कमरे में? गलतफहमी मत पालना। इस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो हमें एक कमरे में रहना होगा। तुम यहाँ नीचे सोओगी और मैं वहां ऊपर सोऊंगा, बस। आस्था दौड़कर अपने उस कमरे में गई जो दादाजी ने उसे दिया था और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर उसे अरमान की धमकी याद आई। तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। उसने खुद को संभाला। नहीं आस्था, तू रो नहीं सकती। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। नानी और दादाजी की सलामती के लिए तुझे उस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। आस्था अपना छोटा सा बैग लेकर अरमान के कमरे में पहुंची। अपना सामान उस कोने में रखो और यहाँ के बैठ जाओ। अब क्या चाहिए इसे मुझसे? अभी कुछ बचा है क्या? तो फाइल उठाओ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके रहोगी। ये सुनते ही आस्था ने जैसे ही उस फाइल में मौजूद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आखिर क्या लिखा था उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में, जिसे देखकर आस्था के उड़ गए थे होश? क्या दादाजी और अपनी नानी को बचाने के लिए आस्था कर देगी उन पेपर्स पर साइन? अरमान के गुस्से के पीछे छुपा है अतीत का कौन सा राज? क्या होगा आस्था के साथ आगे इस कहानी में? क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब और शुरू होगी एक प्रेम कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।